भाजपा की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बेंगलुरु में होने वाली है। बैठक का एजेंडा लंबा चौड़ा है, कई प्रस्ताव पास होंगे, लेकिन मतलब की बात राजनीतिक मैसेज है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह दक्षिण भारत में पार्टी को फैलाने का उद्देश्य बनाए हुए हैं। कर्नाटक में फिलहाल कांग्रेस सरकार है, मगर वह लड़खड़ाते हुए चल रही है। भाजपा के लिए हवा बनाने का मौका है। तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना पर भी अमित शाह का फोकस है। जिन प्रदेशों में भाजपा की सरकार नहीं बनी है, वहां जनता में उसकी मुट्ठी बंद है। इनमें नरेंद्र मोदी व अमित शाह अधिक कारगर बन सकते हैं। बैठक का अनौपचारिक विचार मंथन का बिंदु जनता है। पदाधिकारी और कार्यकारिणी के सदस्य अनिवार्यतः जनता के मूड पर चर्चा करेंगे। मई में नरेंद्र मोदी सरकार का 1 साल पूरा होगा। उधर बतौर अध्यक्ष अमित शाह ने जो किया और भाजपा ने जो पाया या गंवाया, उसकी प्रतिध्वनियां बैठक में सुनाई देगी। यूं बैठक रूटीन की है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी चाहेंगे कि बैठक से एजेंडा बनाकर सदस्य लौटे। पार्टी संगठन से सरकार की इमेज बने। पार्टी के जरिए सरकार की तरफ से जनसंपर्क का एजेंडा लंबा चौड़ा है। विरोधी पार्टियों का इतने कम समय में उठ खड़ा होना और हल्ला करना भाजपा नेताओं के लिए चिंताजनक होगा। भाजपा आज अपने इतिहास के एवरेस्ट मुकाम पर है। केंद्र में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता, नरेंद्र मोदी अमित शाह की मजबूत दमखम लीडरशिप और लुटे पिटे विपक्ष की हकीकत में सब कुछ अच्छा है। उस नाते बेंगलुरु की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में माहौल जोश और विश्वास का ही होगा। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल बंसल है। अनिल जी, भारतीय जनता पार्टी की बेंगलुरु में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, उसमें आपके अनुसार क्या एजेंडा अनौपचारिक तौर पर सदस्यों के बीच में क्या हावी होता हुआ लगता है? देखिए व्यास जी, अभी तो घोषित तौर पर तो वो जैसे सदस्यता अभियान है पार्टी का, अगर पार्टी उसकी तरफ से पेश करेगी कि 10 करोड़ का हमने टारगेट रखा था और जो हमारा 31 मार्च का लक्ष्य था उसको और एक आध हफ्ते के अंदर हम उसको पूरा कर लेंगे, एक तो ये उपलब्धि के तौर पर वो बताएंगे। दूसरे, अब आप देखते हैं कि बिहार में चुनाव है, तो कहीं ना कहीं बिहार के चुनाव को लेकर के कोई रणनीति वहां वो बनाने की उनकी कोई मंशा डिस्कशन की जरूर होगी पार्टी की। फिर कर्नाटक में आप कर रहे हैं बेंगलोर में, तो जाहिर है व्यास जी, आप समझते हैं कि चूंकि दक्षिण में एक अकेला कर्नाटक राज्य है जहां भाजपा की प्रेजेंस रही है और भाजपा वहां अपनी सरकार बना चुकी है अतीत में। तो बीजेपी चूंकि पिछली बार विधानसभा चुनाव हार गई थी, तो कर्नाटक में मजबूत हो बीजेपी और कर्नाटक के जरिए संदेश आप देना चाहते हैं। तमिलनाडु में, केरल में, आंध्र प्रदेश में, आंध्र और तेलंगाना 2 हो गए, वहां भी आप मिलकर लड़े थे, तो इसके कारण थोड़ा आपका वजूद हुआ। पर तमिलनाडु में आप सिर्फ 1 सीट जीत पाए, केरल में आप लड़े अच्छा, लेकिन कोई सीट नहीं जीत पाए। तो ये जो मैसेज है दक्षिण में आप करने के पीछे, एक तो मुख्य रूप से अभी मोदी सरकार की उपलब्धियां नहीं, मतलब आपके अनुसार इसमें यही कि संगठन का एजेंडा, संगठन की प्राथमिकताएं, संगठन की उपलब्धियां हावी होगी, या 1 साल जो नरेंद्र मोदी सरकार के होने वाले उस पर ज्यादा फोकस होगा? देखिए, वो कहेंगे जरूर कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जो कहने के लिए व्यास जी आप जानते हैं उनके पास यही है कि राज्यों को ज्यादा मदद देने का फैसला किया, ये सुधार किए, वो सुधार किए, लेकिन जनता को जो अपील कर सके, मुझे लगता है अभी सरकार का ऐसा कोई बड़ा कार्यक्रम या एजेंडा नहीं है जिसको वो भुना सके। भुनाने लायक नहीं है। पॉलिटिक्स जो है वो संदेश से होती है और इस मोर्चे पर कहीं ना कहीं नहीं तो मोदी सरकार पिछड़ती नजर आ रही है। नहीं तो उसी के अंदर ये मुद्दा है कि जो जनता के बीच में संदेश या मैसेजिंग वाला जो मामला है, उसके जो मुद्दे हैं, भले वो भूमि अधिग्रहण वाला मामला हो या किसान की राजनीति हो या युवा वर्ग के लिए क्या कुछ हो रहा है, ये जो तमाम, या अच्छे दिन का जो मूल भरोसा है कि हमने इतने दिनों में अच्छे दिन, ये इस तरह के कुछ इस तरह की कुछ चिंताएं होगी बैठक में? देखिए व्यास जी, जो या बैठक में हो नहीं सकती? नहीं, बैठक में ये तो सब नहीं होगा। बैठक में तो बीजेपी नहीं, मतलब एक अनौपचारिक चर्चाओं में, माहौल में अगर आप अनौपचारिक बात करें तो किसान के मुद्दे पर आपने बात की, वो बीजेपी उसमें व्यास जी नुकसान में अभी तक जाती दिख रही है। दूसरा जो नुकसान हुआ वो आपने देखा दिल्ली का चुनाव। दिल्ली में आपका ठीक है, आप लाख कहें कि बीजेपी जब हारती है तो वो 2-3 तरह की दलीलें देती है। हमारा वोट प्रतिशत इंटैक्ट रहा, हमारे मतदाता बढ़ गए। नहीं, लेकिन वो जीत के नाते तो फिर 3 और उपलब्धियां भी, हरियाणा भी है, महाराष्ट्र भी है, झारखंड भी, वो भी उपलब्धियां हैं, तो वो संतोष वाली बात। आज की तारीख में भाजपा तो एवरेस्ट के ऊपर है हिसाब से। इसमें कोई दो राय नहीं व्यास जी कि बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है आज की तारीख में और कांग्रेस को उसने रसातल में पहुंचा दिया। लेकिन उसी बीजेपी की सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया दिसंबर में जिसके चलते सोनिया गांधी, जिनको
जिनको कोई पूछ नहीं रहा था, जिनके पुत्र खुद जो है एक तरह से निराश होकर चले गए, और वो सोनिया गांधी अभी ठंडी पड़ी हुई थी, वो सोनिया गांधी निकलती हैं, वो सारे अपोजिशन को लामबंद करती हैं और पैदल मार्च करते हुए राष्ट्रपति भवन चली जाती हैं। तो ये आपने इस तरह का एक बड़ा मुद्दा दिया, आपने एक आत्मघाती, मैं इसे आत्मघाती कहूंगा, कोई आवश्यकता नहीं थी। आपने दिसंबर में ऑर्डिनेंस आप लाए, फरवरी में जब सत्र शुरू हो ही रहा है, आप कंसेंसस करते, किसानों को इकट्ठा करते। लेकिन मैं नहीं कहूंगा आपके अध्यादेश में कमियां हैं, अच्छाइयां हैं, लेकिन पॉलिटिक्स व्यास जी आप जानते हैं मैसेज से होती है, और मैसेज कहीं ना कहीं विपक्ष ने ये दे दिया कि आपकी सरकार किसान विरोधी है। नहीं, पर गवर्नेंस के नाते और राजनीति के नाते बेंगलोर की में जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, उसमें बुजुर्ग नेता भी, भले लालकृष्ण अडवाणी हो, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, ये जो अपने अनुभव के आधार पर, क्या अब अनुभव नई, एकदम नई पीढ़ी, नए पदाधिकारी और बुजुर्ग लोग, इनके बीच में कोई इंटरेक्शन, कुछ संवाद बनेगा? नहीं, देखिए वो तो उन्होंने परामर्श मंडल एक बना करके उनको कूड़ेदान में पहुंचा दिया। नहीं, लेकिन अब वो एक ऐसा मौका जब सब पुराने या नए पुराने सारे नेता मिलेंगे। देखिए व्यास जी, नए पुराने मिलेंगे, लेकिन अभी उन्होंने, अमित शाह ने अपनी कार्यकारिणी का गठन किया था पिछले दिनों, उसमें बहुत सारे बुजुर्ग नेताओं को बाहर कर दिया गया, जैसे संघ प्रिय गौतम, पार्टी के दलित नेता, अब वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी मेंबर नहीं है तो जाएंगे ही नहीं। ऐसे कई बुजुर्ग बाहर हो गए हैं, और नए नेतृत्व पे किसी को आपत्ति नहीं है। आप नया नेतृत्व उभारिए, नया नेतृत्व समय की मांग है, और सेकंड लाइन, थर्ड लाइन तैयार होना चाहिए। पर मुख्य बात यह कि व्यास जी, जो लोग हैं, अब लोग सवाल कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने क्या किया। नहीं, देखिए क्या किया, लेकिन संगठन की तरफ से अगर है तो ये कहा जाएगा कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, ये उपलब्धि भी मामूली नहीं है। तमाम बातें जो आप जानते हैं, जो अगर आप सदस्यों को आधार पर बात करेंगे तो अभी आप उत्तर प्रदेश में धरना दीजिए। देखिए, दो बातें, एक ये कि एक साल के अंदर पूर्ण बहुमत के साथ पार्टी का जीतना, उसके बाद राज्यों को जीतना, उपलब्धियों का लंबा चौड़ा चिट्ठा है। जब आप सड़क की बात करेंगे, आप उत्तर प्रदेश में 1.5 करोड़ से ज्यादा सदस्य की होने की बात कर रहे हैं। आप जरा एक आंदोलन करिए और 1.5 लाख लोगों को जुटा के दिखाइए, तो 1.5 करोड़ सदस्यों में से सक्रिय सदस्य कितने हैं, वो उनको आप ऊर्जा दे पा रहे, नहीं दे पा रहे। वो पार्टी उसमें ये नहीं लगता है कि जैसे कांग्रेस के भी उत्तर प्रदेश में बहुत थे, इलाहाबाद में लाखों सदस्य होते थे और जमानत जब्त होती थी, 2-2 हजार वोट नहीं आते थे। नहीं व्यास जी, 1200-1500 वोट तक विधानसभा में आई हैं। जिस विधानसभा में उनके सक्रिय सदस्य 5000 और 6000 थे, वहां 1200, माने जिस मोहल्ले में खुद प्रदेश अध्यक्ष रहते हैं, वहां उनकी वोट नहीं पड़ती थी। तो मैं सदस्यता को पार्टी के संगठन के जरिए से वो व्यापक उपलब्धि हो सकती है, लेकिन आम जनता के कहने के लिए वो उपलब्धि मतलब ये है कि आम जनता से सरोकार वाली मुद्दे, उसका एजेंडा, या ये कि इस बैठक के बहाने प्रधानमंत्री और सरकार की तरफ से ये मैसेज होगा कि आप अब जनसंपर्क या सरकार की उपलब्धियों का प्रचार कीजिए, जो हर राजनीतिक दल कर सकता है। निश्चित रूप से पार्टी को प्रचार करना चाहिए, पर सवाल ये पार्टी क्या प्रचार करे कि भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर तो दुष्प्रचार ही हो रहा है, उसको तो एक तरह से आप डिफेंसिव हैं, आप ऑफेंसिव नहीं है। मतलब राजनीतिक अपील वाला, अच्छे दिन के भाव वाला, ये कोई मैसेजिंग होती हुई नहीं लगती। क्या आपको लगता है कि लोगों को नौकरियां मिल गई पहले से ज्यादा? ये लोग पूछ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए इस सरकार ने क्या पहल की। कम से कम नौकरी देने में, एक अर्थव्यवस्था को सुधार करने में समय लगता है। मतलब सवाल ज्यादा है, लेकिन आपको लगता है कि इन बातों पे विचार होगा क्या? मतलब ये रूटीन की कवायद नहीं होगी? व्यास जी देखिए, कुछ सीमा तक तो अच्छा लगता है, जैसे आप बहुत विदेश के दौरे कर रहे हैं, संबंध सुधार रहे हैं, एक सीमा तक अच्छा लगता है। फिर लोग सवाल करने लगते हैं क्या विदेशी घूमते रहेंगे प्रधानमंत्री जी, या देश के अंदर भी कुछ करेंगे? और दूसरी तरफ जो बीजेपी का एक वर्ग है, आप उससे सहमत हो या असहमत हो, जो जम्मू कश्मीर की सरकार ने ये एक बड़ा मुद्दा हो सकता है विचार का सदस्यों, मशर्रत को छोड़ने का जो काम किया है, भले उसमें मुफ्ती का कोई योगदान हो ना हो, चाहे वो प्रक्रिया के कारण छूटा हो, पर जिस तरह की मैसेजिंग हुई, और इनका हिसाब से अगर कायदे से हो तो इन सारी बातों के प्रस्ताव अलग अलग बन के इस पे जवाब देने चाहिए, होना चाहिए। जो बीजेपी का एक कट्टर वर्ग है, वो कहीं ना कहीं कश्मीर को लेकर बहुत संवेदनशील है। ये आप शुरू से देखते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समय से उनका जो, खासतौर से संघ से जुड़े हुए लोग, तो उनको कहीं ना कहीं इस मोर्चे पर ऐसा लगता है कि जैसे बीजेपी सत्ता के पीछे कुछ न कुछ मैसेजिंग होनी चाहिए, सत्ता के पीछे उतावली लगती है। जी अनिल जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।